रहे हैं हम द्वितीय अफीम युद्ध पर। यह द्वितीय अफीम युद्ध हुआ 1856 में। अब देखिए, ये प्रथम अफीम युद्ध हो गया, नानकिन की संधि हुई और फिर ये हो रहा है। लेकिन नानकिन की संधि होने के बावजूद दोनों देशों के बीच समझौता बरकरार नहीं रही। परिस्थितियां और भी बदलने लगी। नानकिन की संधि ने दोनों के बीच समझौते को अधूरा ही रखा, कम अवधि तक केवल रहा और फिर कुछ साल के बाद द्वितीय अफीम युद्ध हुआ। इनके कारणों को अगर देखें तो सबसे पहला कारण है साम्राज्यवादी भावना का बढ़ना या साम्राज्यवादी भावना। जैसे प्रथम अफीम युद्ध में भी ये कारण था, है ना, तो द्वितीय अफीम युद्ध में वह और ज्यादा हो गया। समझ रहे हैं? वास्तविक कारण में यहाँ बतलाई थी ना, क्या बतलाई थी? राजनीतिक साम्राज्यवाद की स्थापना या राजनीतिक साम्राज्यवाद की इच्छा रखना, है कि नहीं? तो वह चीज यहाँ पर भी है, खत्म नहीं हुआ है, यहाँ तो और ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि प्रथम अफीम युद्ध में ही ब्रिटिशों ने जीत हासिल कर ली थी और राजनीतिक श्रेष्ठता प्राप्त करना उन्होंने चाहना शुरू किया था और इसलिए यहाँ पर साम्राज्यवाद की भावना बहुत ज्यादा होने लगी। कहने का मतलब है कि जब ब्रिटेन के साथ साथ दूसरे देश भी चीन की ओर अपनी निगाह डाल रहे हैं अपने आर्थिक हित की प्राप्ति के लिए, तो ऐसे में सभी अन्य देशों के बीच साम्राज्यवादी भावना क्या हो रही थी? बढ़ने लगी थी, ज्यादा बढ़ने लगी साम्राज्यवादी भावना। ब्रिटेन दूसरे देशों को व्यापारिक हितों से वंचित करना चाहता था। दूसरे देश कहने का मतलब है चाहे फ्रांस, चाहे पुर्तगाल या जर्मनी, ऐसे देशों को वो वंचित करना चाहता था और चीन के मामले में अपनी इच्छा को बढ़ाना चाहता था। यही हो गया क्या? साम्राज्यवादी भावना का बढ़ना, साम्राज्यवादी भावना का विस्तारित होना। समझ रहे हैं? और यही जब ज्यादा होने लगा ब्रिटेन और पाश्चात्य देशों के बीच, तो इसीलिए 1856 में द्वितीय अफीम युद्ध को क्या किया? शुरू करने के लिए बाध्य किया। अब परिस्थितियां ऐसी हो गई कि युद्ध के बादल मंडराने लगे 1856 में। दूसरा है आर्थिक मतभेद। दूसरा क्या है? आर्थिक मतभेद। आर्थिक मतभेद वही चीज है कि नानकिन की संधि के पश्चात चाहे जब प्रथम अफीम युद्ध से पहले या इस आसपास चीनी शासक केवल एक बंदरगाह पर ही व्यापार करने का अधिकार ब्रिटेन को दिए थे। और जब संधि हुई उस समय और भी बंदरगाहों को उनके लिए क्या कर दिया गया? खोल दिया गया। अब यह चीज यहाँ सेकेंड अफीम युद्ध के समय में और ज्यादा हो गई। कहने का मतलब है कि अब और चीन के और 5 बंदरगाहों को व्यापार के लिए ब्रिटेन के लिए दे दिया गया, खोल दिया गया। अब जब ऐसा किया गया तो पाश्चात्य देशों के बीच क्या शुरू हो गया? झगड़ा शुरू हो गया। बंदरगाहों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, बंदरगाहों पर अपना एक प्रकार से अधिकार बढ़ाने के लिए उनके बीच मतभेद दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। और कैंटन नामक बंदरगाह के पास ऐसा ही एक बड़ी घटना भी घटी थी। तो ये हो गया क्या? आर्थिक मतभेद। ज्यादा से ज्यादा अपना व्यापार पर अधिकार करना चाहते थे और 5 और बंदरगाहों के मिलने के बावजूद
पाश्चात्य देशों के बीच तनाव बढ़ता चला जाना, यह हो गया कौन सा पॉइंट? आर्थिक मतभेद। तीसरा है धार्मिक मतभेद। तीसरा क्या है? धार्मिक मतभेद। देखिए धार्मिक मतभेद का मतलब क्या है? धर्म को लेकर मतभेद होना, तनाव होना। जैसे कि शुरू से ही मैं बताई थी इंट्रोडक्शन में भी कि कैसे चीनी संस्कृति एक अलग तरह की संस्कृति थी। उनमें एक वोचिया जो परिवार, पूरे देश को वे क्या कहते थे? एक परिवार कहते थे और विदेशियों से वे घृणा करते थे और अपने बीच में उनकी एकता थी। लेकिन 19वीं सदी में पूरी तरह से परिस्थितियां क्या होने लग गई? बदल रही थी और द्वितीय अफीम युद्ध के लिए जिम्मेदार रहा धार्मिक मतभेद। इस समय मुख्य रूप से फ्रांस में एक संधि हुई थी, उसका नाम है वाम-ओवा। क्या नाम है? वाम-ओवा की संधि हुई थी फ्रांस देश में। एक संधि के माध्यम से यह निर्णय लिया गया था कि अब फ्रांस चीन में धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। फ्रांस देश के द्वारा चीन में ईसाई धर्म के प्रचार का अधिकार किस संधि से मिला था? वाम-ओवा की संधि से। मतलब फ्रांस अब चीन में क्या कर सकता है? धर्म प्रचार कर सकता है। और धर्म प्रचार से संबंधित जब एक प्रकार से संधि हो गई तो इसका बड़ा ही बुरा परिणाम चीन में हुआ। एक युद्ध का कारण यह धार्मिक मतभेद ने भी ले लिया। जैसे जैसे फ्रांस चीन में धर्म प्रचार के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आगे बढ़ रही थी तो वे चीन के आंतरिक अंदर, मतलब कि जैसे कि बॉर्डर इलाके से होते हुए बीचों बीच फिर अंदर घुसना किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में, है ना। तो ये चीज आंतरिक हिस्सों पर भी फ्रांस के मिशनरीज, फ्रांसीसी मिशनरीज घुसना शुरू हो गए। किस काम के लिए? धर्म प्रचार के लिए, है ना। जब ये धर्म प्रचार के लिए फ्रांस के भीतरी चीन पर घुसते चले गए तो इससे वे, मतलब कि इस काम से चीनी संस्कृति पर एक प्रकार से हस्तक्षेप हो रहा। समझ रहे हैं? चीनी सामाजिक संस्कृति, चीनियों का अलग धार्मिक संस्कृति थी, सामाजिक संस्कृति थी, रहन सहन हर चीज था। लेकिन जब ईसाई धर्म का वहां पर प्रचार प्रसार शुरू हो गया तो इससे उनको क्या हो रही थी? क्या हो रही थी? कठिनाई होने लगी, उनको पसंद नहीं था। और इस प्रकार से चीनी नागरिकों के सामाजिक जीवन पर हस्तक्षेप हो रहा था। समझ रहे हैं? चीनी नागरिकों के जीवन पर हस्तक्षेप कौन कर रहे थे? फ्रांसीसी मिशनरीज, है ना, जो धर्म प्रचार करने के हिसाब से आए थे और लगातार इनके आंतरिक हिस्सों पर घुस रहे थे और उनको यह चीज अच्छा नहीं लग रहा था और लगातार अनुचित हस्तक्षेप बढ़ रहा था, जो एक तनाव का कारण बनता चला गया। और जब यह बढ़ता चला गया तो इस युद्ध के रूप में सामने आया ये। समझ गए इसको? धार्मिक मतभेद। नेक्स्ट है मंचू सरकार की अप्रसन्नता। चौथा कारण क्या है? मंचू सरकार की अप्रसन्नता। तो देखिए चीन में मंचू सम्राट शासन कर रहे हैं और ये भी विदेशी प्रभाव को चीन में रोक नहीं पा रहे हैं। जब ब्रिटिश शक्ति यहाँ पर बढ़ रही है, व्यापार वाणिज्य कारण बन रहा है, इसमें भी आपने देखा है ना
फिर सेकेंड में, तो लगातार यह चीज जब हो रही है ज्यादा से ज्यादा, तो इससे मंजू शासक भी आप्रसन्न हो रहे थे। कैसे, किस प्रकार मंजू सम्राट को लग रहा था कि पाश्चात्य देशों को यदि नहीं रोका जाए तो मंजू सम्राट खतरे में पड़ सकता है। मंजू शासक की कमजोरी जग जाहिर हो जाएगी, मंजू सम्राट का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए वह उनको लग रहा था कि अगर चीन में विदेशियों का पूर्ण प्रभाव कायम हो जाएगा तो उनका चीन से शासन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लगातार चीन में किसका प्रभाव बढ़ रहा था? विदेशियों का, ब्रिटिशों का, फ्रांसीसियों का, सबका, है ना। अब ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए मंजू सम्राट असमर्थ था, वह कमजोर हो चुका था उनको रोकने में, विदेशियों का प्रभाव रोकने में। और उनको लग रहा था मंजू शासक को कि यदि समय रहते ब्रिटिश प्रभाव, चाहे विदेशियों के प्रभाव से हम अपने आप को नहीं बचाएंगे तो हम भी नहीं बच पाएंगे, हमारा भी भविष्य इसमें पड़ जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। और इसीलिए यह चिंता उसकी बढ़ रही थी, मंजू शासक की, और वह चाहता था कि किसी भी हिसाब से विदेशियों को चीन से क्या करना है, भगाना है, ताकि हमारा भविष्य क्या हो सके, सुरक्षित हो सके। समझ रहे हैं? समझे इसको? मंजू सरकार की प्रशंसा, वह विदेशियों से खुश नहीं था। एक प्रकार से उनको लग रहा था कि इसी के माध्यम, इसके कारण हमारा जो क्या कहेंगे भविष्य है खतरे में पड़ जाएगा। यदि हमें अपना पद बचाना है, अपनी सत्ता बचानी है, तो विदेशियों को किसी भी हालत में क्या करना है, सामना करना है। और सामना किससे हो रहा है? युद्ध से। युद्ध के माध्यम से ही हम विदेशियों को अपने ये प्रभाव से हम बच सकते हैं और बचा सकते हैं। और इसीलिए पुनः पहली बार जैसे हुआ था प्रथम अफीम युद्ध में भी वो अपना भाग्य आजमाया था, है ना, और हार का सामना करना पड़ा। तो उसी प्रकार से द्वितीय अफीम युद्ध की के लिए भाग्य की परीक्षा दिलाने जैसा था। एक बार फिर वो अपने भाग्य की परीक्षा कर लेना चाहता था, ताकि हार हो या जीत हो, हमारी जो चिंता है उससे हम बाहर निकल सकें। नेक्स्ट है विदेशियों की शरारतें। नेक्स्ट क्या है? विदेशियों की शरारतें। विदेशियों की शरारतें कहने का मतलब है अब लगातार चीन की परिस्थितियां और भी बिगड़ रही है। चारों ओर शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, षड्यंत्र, ये सब का माहौल बन गया था। और इन सबको रोकने में मंजू शासक बिल्कुल कैसा था? असमर्थ था। समझ रहे हैं? बिल्कुल असमर्थ था। और ऐसी परिस्थिति में लगातार आकाम भी हो रहा था और लगातार 7 वर्षों में ही, है ना, 7 वर्षों में ही लगभग 100 विद्रोह हो गए। माहौल इतना बिगड़ रहा था कि 7 वर्षों में ही कितना विद्रोह चीन में हो चुके थे? 100। इन 100 विद्रोह में से एक को आप पढ़ेंगे ताइपिंग विद्रोह। क्या नाम है? ताइपिंग विद्रोह। ताइपिंग विद्रोह मतलब कि लगातार वहाँ की जनता क्या कर रही थी? विद्रोह कर रही थी अपने मंजू शासक के विरुद्ध, क्योंकि वे मंजू शासक असमर्थ हो चुकी थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लगातार भ्रष्टाचार हो रहा था, षड्यंत्र हो रहा था, आकाश से भी निपटने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं शक्ति बची थी। तो ऐसी परिस्थिति में चीनी नागरिक क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। उन्हीं विद्रोहों में से सबसे प्रमुख क्या था? ताइपिंग विद्रोह। तो यही हो गया मतलब कि विदेशियों की शरारतें, मतलब एक प्रकार से चीनी नागरिकों को लगातार
एक प्रकार से अपहरण कर रहे थे, मजदूरी के लिए ले जा रहे थे, कम मजदूरी में उनको काम में लगा रहे थे और लगातार यह बढ़ रहा था। बल और एक प्रकार से धमकी से चीनी निवासियों को काम में लिया जा रहा था विदेशियों के द्वारा। तो यही हो गया क्या, विदेशियों की शरारत है। लगातार कमजोर चीनियों का शोषण हो रहा था, लगातार उनको ये कर रहे थे और इस प्रकार से द्वितीय अफीम युद्ध के इतने सारे कारण। समझ गए? फर्स्ट क्या था? साम्राज्यवाद की भावना का बढ़ना। दूसरा आर्थिक मतभेद, है ना? तीसरा धार्मिक मतभेद। चौथा मनुष्य सरकार की अप्रसन्नता, शासक की अप्रसन्नता। और फिर विदेशियों की शरारतें। तो जितना भी समझे हैं अपने तरीके से नोट्स लिख के लाएंगे। सवाल है, लिखिए द्वितीय विश्व अफीम युद्ध के कारणों का वर्णन।